আপনারা দেখছেন বাংলাকাল নিউজ। বাংলাকাল নিউজের একান্ত সাক্ষাৎকারে এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায়। আপনাদের জানিয়ে রাখি, মহিলার অর্থাৎ নারী সুরক্ষা বা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সবথেকে বেশি চর্চিত বিষয়, সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা একাধিক আমাদের এই আলোচনা পর্বে থাকছে একাধিক প্রশ্ন। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ওমেন্স ইন্ডিয়া মুভমেন্টের প্রেসিডেন্ট ইয়াসমিন ইসলাম। ম্যাডাম, আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে। আপনি অল ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে মূলত মহিলাদের যে নারী সুরক্ষা বা বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো বলে থাকে, সেটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? हिंदी में बात करूं? हाँ ठीक। एक्चुअली ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और शुरुआत हमने 3 स्टेट से की थी और अब 12 स्टेट्स में विम काम कर रही है। और विम जो है वो सिर्फ किसी एक मज़हब या किसी एक धर्म के औरतों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी धर्म जितने भी मज़हब के औरतें हैं जो भी प्रताड़ित की जाती हैं, जो भी सताई जाती हैं, उन तमाम औरतों के लिए विम आवाज़ उठाती है। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कहती हैं कि हम औरतों के लिए काम करते हैं, लेकिन सही मायनों में वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब की औरतों के लिए काम करती हैं। लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है विमेन इंडिया मूवमेंट, ये हर वर्ग हर धर्म की औरतों के लिए आवाज़ उठाती है। और न सिर्फ ये कहने की बातें हैं बल्कि हमने ऐसा करके दिखाया है। हमारे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मणिपुर का कुछ हादसा सामने आया, उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया। जो महिला खिलाड़ी थी जो धरना दे रही थी, उनके साथ जो जुल्म और जो ज़्यादती हुई थी, उसके ऊपर में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और बहुत सारी अलग अलग वर्ग की औरतें हैं जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने साबित करके दिखाया है कि हम सभी औरतों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ঠিক। এর পাশাপাশি আরও জানতে চাইব যে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আপনারা যেহেতু মহিলাদের জন্য আওয়াজ তুলছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেমন আরজিকর একটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বাংলার মাটিতে ঘটে গেছে, সে বিষয়টা নিয়ে কোনো देखिए, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो घटना है वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है, न सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए बल्कि पूरे इंडिया को ये शर्मसार कर रहा है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट जो है उसको छुपाने में लगी हुई थी। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस बच्ची को भी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हमने आवाज़ उठाई है। उसके लिए जगह जगह पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि वेस्ट बंगाल से लेकर केरला तक हमने उसके लिए आवाज़ उठाई है, हमने प्रोटेस्ट किया है और इंसाफ की मांग की है। ঠিক। বর্তমান যে হাইকোর্টের নির্দেশে আজীবন কারাদণ্ড হয়েছে সেই ঘটনার অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়, সে বিষয়টা কীভাবে দেখছে? देखिए, ये तो बिल्कुल सोची समझी बात है कि बहुत दिनों तक उसको छुपाया गया। और जो संजय सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, देखिए किसी एक इंसान का ये हरकत नहीं हो सकती है। जिस किस्म की दरिंदगी उस बच्ची के साथ की गई है, मैं नहीं मान सकती हूँ कि किसी एक इंसान का वो काम है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। बाकी लोगों को बचाने के लिए संजय सिंह को मोहरा बनाया गया है, मैं ऐसा मानती हूँ। ঠিক। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কাছে আরও একবার জানতে চাইব যে আরজিকরের যে ঘটনাটা ছিল, মূলত সেই ঘটনা নিয়ে প্রথম দিকে প্রশ্ন উঠছিল যে সিবিআই, রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশের উপরে ভরসা করা যাবে না, সেখানে সিবিআইকে হস্তান্তর করা হলো। ঠিক। আরেকটা বিষয় উঠছিল যে যেটা আপনি বলছিলেন যে সেটা একজনের দ্বারা অসম্ভব, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শেষে দেখা গেল যে প্রথম দিকে কলকাতা পুলিশ যাকে গ্রেফতার করেছিল, যে সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় সিং, সেই সঞ্জয় সিংকে অবশেষে দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন কারাদণ্ড করা হলো এবং অনেকেই ফাঁসি চেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিক থেকেও বিচার ব্যবস্থার একটা আলাদা রকম মোড় দেখা গেছে। কি বলবেন এটা? देखिए, जब बड़े बड़े ओहदे पर लोग बैठे हुए होते हैं और वो अगर कुछ गलत काम करते हैं तो बाकी सारे लोग जो हैं जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं उनको छुपाने की कोशिश करने लगते हैं। और इस केस में भी हम वही देख पा रहे हैं। संजय सिंह एक छोटा सा मोहरा है जिसको के बाकी लोगों को बचाने के लिए इसको मोहरा बनाया गया है। और ये मोहरा जो है वो उच्च जो अधिकारी हैं उसके इशारों पर नाचते हुए, जैसा कि हमने ये सुना कि उसने अपने जुर्म को कबूल किया, तो ये जुर्म उसने कबूल किया नहीं, उससे कबूल करवाया गया है। तो जो अधिकारी बड़े बड़े हैं उनको छुपाने के लिए इसको मोहरा बना करके सामने में पेश किया गया ताकि ये केस जो है वो क्लोज कर दिया जाए।
ঠিক আরও একটা বিষয়ের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে চলেছি। পরবর্তীতে আপনাদের বিষয়ে একাধিক বিষয় রয়েছে, যেটা এই মুহূর্তে খুব চর্চিত বিষয় হয়ে গেছে, প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ। সেই মহাকুম্ভে অসংখ্য মানুষের প্রাণ গিয়েছে। সেটা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে সেটা মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হয়েছে। কি বলবেন? देखिए, ये जो महाकुंभ का मामला है ये तो बदइंतज़ामी का सबसे बड़ा सबूत है। जहां सरकार बोलती है कि हमने दिन और रात काम करके बहुत बड़े मसले सुलझाए हैं और महाकुंभ के लिए बहुत सारे इंतजामात किए हैं, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि सरकार किस तरह से फेलियर है। कैसे यूपी सरकार से लेकर के जो केंद्र सरकार है वो तमाम सरकारों की जो नाकामी है वो हमें देखने को मिल रही है। और ममता दीदी की जो आप बात कर रहे हैं, तो ममता दीदी ने अगर महाकुंभ के लोगों के लिए आवाज़ उठाई तो फिर वक्फ बोर्ड के लिए ममता बनर्जी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जहां सारे मुल्क में वक्फ बोर्ड को बैन करने की बात चल रही है और पूरे मुल्क में सिर्फ एक वाहिद एसडीपीआई ऐसी पार्टी है जो इसके लिए आवाज़ उठा रही है, वहाँ पे ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? जो अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती हैं और लोगों से इसी बात पर वोट लेती हैं कि हम सेक्युलर हैं, हर किसी के भलाई के लिए काम करते हैं, वहाँ हमें तो सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों की भलाई नज़र आती है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में कहाँ सोच रही है ममता सरकार? अगर आप कह रहे हैं कि ममता सरकार ने पार्लियामेंट में महाकुंभ का मसला उजागर किया है, तो बाकी मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? हमारे खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? अभी वक्फ का इतना बड़ा मसला चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? यूसीसी का मसला चल रहा है, उसके ऊपर में ममता बनर्जी खामोश क्यों हैं? तो ये सेक्युलरिज्म का जो ढोंग ये लोग कर रहे हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। इनको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए कि हम कम्युनल हैं। सेक्युलरिज्म का जो चोला पहने हुए जो काम कर रहे हैं, उनको अब ये चोला उतार देना चाहिए। ঠিক অপরদিকে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশেষ করে বাংলায় একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে হয়তো 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে একটা সাম্প্রদায়িক ইস্যুর উপরেই নির্ভর করে নির্বাচন হতে পারে। কারণ বিজেপির বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা বারবার তিনি বলছেন যে 4 থেকে 5% হিন্দু যদি একত্রিত আর হতে পারে তাহলে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে। বা তবে কি কোনো দিক থেকে মনে হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী? नहीं, देखिए, वहाँ जहाँ पे दूसरी पार्टियां जो हैं वो अपने आप को जिस तरीके से, मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो वो पूरी तरीके से कम्युनल है, वो एक्सेप्ट भी करती है इस चीज़ को, वो अपने आप को सेक्युलर नहीं बोलती हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं लेकिन काम कम्युनल करती हैं। तो यहाँ पर भी जो ममता दीदी की जो सरकार है वो भी कम्युनल काम ही कर रही हैं और सेक्युलरिज्म का वो चोला पहन करके लोगों को लूट रही हैं। छोटे छोटे फ़ायदे दिखा करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो कर रही हैं, लेकिन जहां सही मायनों में आवाज़ उठाने की बात आती है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर में ज़बान खोलने की बात आती है, ये सारी पार्टियां जो हैं वो चुप्पी साध लेती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने वक्फ बोर्ड के बारे में बताया, यूसीसी के बारे में बताया, तो आने वाले विधानसभा में भी ये अपने आप को सेक्युलर बता करके मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ममता दीदी भी फंसती चली जा रही हैं। मैं जैसा कि देख रही हूँ कि अपने आप को सेक्युलर बोल रही हैं लेकिन काम कम्युनल कर रही हैं। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है और आंखें खोलकर वोट करने की ज़रूरत है। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে আরও একটা বিষয় জানতে চাইব যে আপনি একজন মহিলা হিসেবে যেহেতু এসডিপিআই পার্টির যে আদর্শে আপনারা চলছেন, বিশেষ করে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? देखिए, हम महिला जो हैं वो 50% है मुल्क में, तो हमारी भागीदारी भी आधी बनती है। और हमें आने वाले चुनाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में भी हमें बहुत सोच समझकर वोट डालने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को सही मायनों में एक सेक्युलर सरकार मिल सके जो हर मज़हब, हर धर्म के लोगों के लिए काम करता हो, न सिर्फ एक मज़हब और एक धर्म के लोगों को। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने की बातें की जा रही है और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की बातें या मुल्क से निकालने की बातें, दरबदर करने की बातें की जा रही है। तो ये मुल्क सिर्फ एक धर्म के लोगों का नहीं है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, हिंदुओं ने, हर किसी ने जी तोड़ मेहनत की है और उस वक्त सब ने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा था कि हमें मुल्क को आज़ाद करवाना है अंग्रेज़ों के चंगुल से। तो सब ने मिलकर के मुल्क को आज़ाद करवाया है। और अभी जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि बाकी
लोगों की तो बातें छोड़ दीजिए, महिलाओं की भी कोई इज्जत नहीं है सरकार की नज़र में। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो करती हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर में थोड़ी सी भी उनकी कोई जद्दोजहद नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। मैंने अभी आपके सामने महिला खिलाड़ी के बारे में भी बात रखी, मैंने आपके सामने मणिपुर के बारे में भी बात रखी, बिल्किस बानो का एक बहुत बड़ा केस हमारे सामने है। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन मुल्क में बहुत सारी चीज़ें औरतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से खामोश है। तो आने वाले चुनाव में हम औरतों को भी भागीदारी अपनी निभानी होगी, ये सोचते हुए हमें वोट करना है कि हमें एक अच्छी सरकार लाना है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के बारे में सोचे, यहाँ तक कि औरतों की सुरक्षा के बारे में भी सोचे। तो ऐसी सोच रख करके हमें आने वाले चुनाव को चुनना होगा। একজন মহিলা নেত্রী হিসেবে কোনো দিক থেকে কি কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল, বা মনে হচ্ছে যে আগামী দিনে হয়তো কোনো রাজনৈতিক দল টার্গেট করতে পারে, যে যেহেতু আপনার এই সংগঠন, আপনাদের এই সংগঠন বিজেপি না তৃণমূল দুটোর মধ্যে থেকে একেবারে আলাদা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছে যে কোনো সমস্যায় পড়তে হতে পারে বা সমস্যায় পড়ছিলেন এর আগে? देखिए, इससे पहले जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, मैं उसमें कैंडिडेट रह चुकी हूँ एसडीपीआई की तरफ से। और चैलेंजेस तो आते रहते हैं, हम अगर राजनीति में हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस आते रहते हैं। पार्टियों के जो सत्ता पक्ष पार्टी हैं उनकी तरफ से बहुत सारे मसाइल हमारे सामने पेश आते हैं, लेकिन चूँकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम खिदमत खल्क के लिए सामने आए हैं, लोगों की भलाई के लिए सामने आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर किसी को, हर मज़हब, हर धर्म जो हिंदुस्तानी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना है, और उनके हुकूक के लिए, उनके हक़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे विमेन इंडिया मूवमेंट हो। हम हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, और हक़ के लिए जहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं। हम सबको फेस करेंगे इंशाअल्लाह। किसी भी तरह की चुनौती से हम डरने वाले नहीं। কোনো দিক থেকে কি মনে হচ্ছে যে আগামী দিনে নতুন সূর্য উদিত হতে পারে আপনাদের এই সংগঠনের দ্বারা? देखिए, एसडीपीआई जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दूसरी कोई पार्टी नहीं कर रही है। हर किसी के लिए, हर मुस्लिमों के लिए आवाज़ अगर उठा रहा है तो एसडीपीआई है, और धीरे धीरे लोगों के समझ में भी ये बात आएगी कि एसडीपीआई ही एक ऐसी पार्टी है जो उनके लिए आवाज़ उठा रही है और हर मौके पर उनके लिए खड़ी है। तो हम इंशाअल्लाह कभी ना कभी लोगों के समझ में आएंगे और वो उस हिसाब से अपना लीडर चुनेंगे, तो हम भी कभी सत्ता में आ सकते हैं इंशाअल्लाह। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে ছিলেন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সর্বভারতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম। তিনি একাধিক বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নিশ্চয় আপনারা হয়তো এতক্ষণ তিনার বক্তব্য শুনেছেন। তো আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ম্যাডামকে, কারণ আমাদের এই মূল্যবান সময়টুকু আমাদের চ্যানেলকে দিয়েছেন। আপনাদের আরও একবার রিকোয়েস্ট করছি, এ ধরনের একাধিক আপডেট বা বিভিন্ন খবর আপনাদের সামনে আপনারা পেতে হলে আমাদের চ্যানেল অর্থাৎ বাংলাকাল নিউজ চ্যানেলকে সাপোর্ট করুন, লাইক এবং ফলো দিয়ে। আপনাদের সঙ্গে আমি এতক্ষণ ছিলাম জাহিদুল ইসলাম।